आज का हमारा अगला जो पॉइंट है को लेकर के हमने इसमें यहाँ पर डिस्कशन लिया था, वो नाम था आपके पास हिंदी भाषा बोध, या जिसे हम यहाँ पर हिंदी अवबोध कौशल के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम यहाँ पर अपठित गद्यांश के नाम से भी जानते हैं। तो कल मैंने एक इसका नेचर यहाँ पर अगर आपके पास दिखाया था कि ये हमारे पास या तो व्याख्यात्मक हो सकते हैं या वर्णनात्मक हो सकते हैं, या फिर हमारे पास निष्कर्षात्मक हो सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर ये जिस रूप में हो सकते हैं वो है व्याकरण पर आधारित। तो कई बार हम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से व्याकरण को नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये है कि जब अगर हमारे पास यहाँ पर हिंदी भाषाई बोध जैसी अगर कोई कंडीशन आती हुई दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल होगी। और विशेष करके यहाँ पर हमारे पास यदि मान कर चलिए कि 10 प्रश्नों का लॉजिक अगर आता हुआ दिखाई दे या 5 प्रश्नों का लॉजिक आता हुआ दिखाई दे किसी पैसेज के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ पर यदि हम पहले से ही पैतरा बना कर के रखेंगे तो वो ठीक है। तो हिंदी भाषा बोध या अपठित गद्यांश को या हिंदी भाषाई बोध को या हिंदी भाषा अवबोध कौशल को समझने के तरीके क्या होते हैं, जस्ट इसकी पिछली वाली क्लास में यहाँ पर बताया था कि जो भी हमारे पास यहाँ पर अपठित होगा या जो भी हिंदी भाषाई बोध होगा, जो कंटेंट होगा, चूँकि सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो हमारे पास रात दिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन आते हैं। तो जब ये विभिन्न प्रकार के अगर हमारे पास प्रतिवेदन आते हैं तो इन प्रतिवेदनों को, ये जो हमारे पास यहाँ पर प्रतिवेदन होते हैं, क्या इनको पढ़ करके हम समझने के योग्य हैं? यदि हम इनको यहाँ पर पढ़ करके समझने के योग्य हैं तो इसी बात के लिए, चूँकि कभी कभी आपको लगता है कि अरे हम क्या हिंदी भाषा अवबोध कौशल के वो नहीं समझ सकते क्या? आप यहाँ पर समझ तो सकते हैं, लेकिन बात ही मान करके चलिए कि जैसे मान लो अगर आपके इसमें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट वाला बच्चा बैठा हुआ हो, जैसे मैं अभी आपको सरकारी लाइन का एग्जाम्पल बताता हूँ। जनरली क्या हुआ कि एक दिन यहाँ पर किसी बच्चे से ये काम पड़ा कि उसमें वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ होना चाहिए था वो लिखा हुआ होना चाहिए था ये पुष्पेंद्र। तो उसको ये यहाँ पर बताया गया इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कि बेसिकली इसमें ये जो पुष्पेंद्र है इसमें यहाँ पर प की जगह जो है वो आपने इसमें अपने कागजों में इस प्रकार से इसको लिखवा लिया है, और वो क्या लिखवा लिया है तो आंसर है यहाँ पर पुष्णेंद्र, ये जो है इसमें यहाँ पर लिखवा लिया। तो फिर वो कहता है मम्मी ये क्या है, मतलब यहाँ पर इसमें क्या गलती है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिए। इट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्वेंट वाले बच्चे होते हैं उनके सामने मान कर देखो अब कितना खतरनाक चीज़ इसको बता रहे हैं इसमें कि जो पुष्पेंद्र होना चाहिए यहाँ पर प होना चाहिए, यहाँ पर अणा है। बोले ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी मम्मी को बता दीजिए। तो इट मीन्स यहाँ पर कहने का लॉजिक जो जाता हुआ दिखाई देता है वो इस प्रकार से आपके पास है कि जब अगर आपके सामने यहाँ पर ऐसी स्थिति हो तो क्या ये जो हिंदी भाषा बोध वाली जो चीज़ें होती है लगने को आप और हमें छोटी लगती है, लेकिन वास्तव में ये छोटी नहीं होती है। इस पर अपने को थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। कैसे इसको हम देखते हैं, रीड आउट करते हैं, वो जस्ट इसके अगली वाली क्लास में कि यहाँ पर 2 से 3 बार पढ़ें, शब्दों को अंडरलाइन करने का काम करें, मुख्य शब्दों हो उनके अर्थ निकालने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ में अगर हमें यहाँ पर बाई चांस एप्रोप्रिएट टाइटल निकालने की आवश्यकता हो तो इस जो गद्यांश होगा अपठित बोध होगा इसके प्रारंभ के 1-2 लाइनों के मध्य माथापच्ची करें, अंत की आदि और अंत की 1-2 लाइनों के मध्य माथापच्ची करें, तो हमें जो 1 शब्द का, 2 शब्द का या 3 शब्द का प्रॉपर तरीके से अगर सारगर्भित शीर्षक निकालना है तो उसको निकालने के योग्य हम हो सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर है। इसमें चलते हैं अब यहाँ से इसमें आगे की तरफ। अब सीधा मैं जो है वो आपको हिंदी भाषाई बोध या हिंदी भाषा अवबोध कौशल या अपठित आपको मैं यहाँ पर रीड आउट कराता हूँ, और उसके बाद इससे रिलेटेड देखो कि कैसे यहाँ पर व्याकरण आ जाता है और उस दौरान हमारी वहाँ पर स्थिति क्या होगी उसको देखें हम। सबसे पहले अपने को यहाँ पर इसमें पैरा जो है वो रीड करना पड़ेगा। पैरा रीड में केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, है ना। अब यहाँ पर आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि किसके घर पर, तो उत्तर आया केशव के घर पर, कॉर्निस के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेना अभी कि ये कॉर्निस जो है वो किस भाषा का शब्द है तो हाथ पैर फूल जाएंगे। कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने, तो उत्तर आया कि यहाँ पर किसने, तो आंसर आया चिड़िया ने अंडे दिए थे, केशव और उसकी बहन। अब यहाँ पर यह है कि केशव और उसकी बहन श्यामा, तो दोनों भाई बहनों के नाम क्या थे। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते,
केशव और श्यामा सवेरे दोनों आंखें मलते, कॉर्निश के सामने पहुंच जाते, कॉर्निश के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ठीक है, तो यहां से अपन इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे यहां से अपन गए इसमें, तो जैसे अपने पास यहां पर स्थिति आई इसमें कि उनको देखने में दोनों बच्चों को, किनको देखने में, चीड़ा और चिड़िया को देखने में उन दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सूद न रहती। जब सुबह सुबह उनको वहां पर पीने के लिए दूध और खाने के लिए जब जलेबी दी जाती है तो उसकी तक सूद नहीं है। वो जो कॉर्निश के ऊपर जो चीड़ा और चिड़िया बैठा हुआ है, ये आए हुए हैं उसको देखने का काम कर रहे हैं। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। घोंसला कैसा होगा, घोंसला कैसा होगा, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, घोंसला कैसा होगा, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें कितने अंडे होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, बच्चे अंडे से कैसे निकलेंगे, है ना, बच्चों के पर कैसे होंगे, बच्चे जो है वो अंडे से, इट मीन्स चीड़ा और चिड़िया के जो बच्चे हैं वो अंडे से कैसे निकलेंगे, इस बात को लेकर के इसमें यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है। फिर आगे देखें, इसमें इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर में के कामकाज, अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत थी और न बाबू जी के पढ़ने लिखने से। इट मीन्स यहाँ पर बाबूजी क्या काम करते थे, तो पढ़ने लिखने का, और घर के कामकाज से अम्मा को फुर्सत नहीं थी। चूँकि देखिए जब बच्चे घर में छोटे होते हैं तो कई प्रकार के उनके अंदर प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कौन है ना, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब। अब जैसे ये पॉइंट आ गया, आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर व्याकरण कितना धुआंधार से इसमें क्रिएट होगा। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी तो यहाँ पर दोनों बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे का CPU मान लो खाली है, तो सवाल जवाब कर तो रहे हैं लेकिन उनके उत्तर उन दोनों को ही आपस में मिले ऐसी संभावना नहीं है। अम्मा अगर देने का उनके प्रश्नों का जवाब दे तो दे सकती है, पर अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं है। फिर यहाँ पर यह है कि यदि उनके बाबूजी दें तो बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपस में करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक आपके पास यहाँ पर हिंदी भाषाई बोध, या जिसे हम हिंदी भाषा बोध कौशल या पठित गद्यांश के रूप में देखें। अब यहाँ देखना है इसमें कि इसमें यहाँ पर तथ्यात्मकता का, इसके साथ साथ में यहाँ पर व्याकरण का, तथ्य और व्याकरण के साथ में समझ वाला जो व्याख्या वाला है वो उस पैसेज, 3 प्रकार के पैसेजों का कैसा कॉम्बिनेशन होता हुआ दिखाई देता है, वो आप इसमें यहाँ पर पाएंगे जब हम इनके प्रश्न देखेंगे। बेसिकली ये वाला पैरा मैंने आपको किसी एक एग्जाम में आया हुआ टाइटल दिखाया है। इट मीन्स यहाँ पर आपसे पहले किसी प्रकार की उसमें हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत आ चुका है या अपठित के अंतर्गत आ चुका है, तो उसको मैंने दिखाने का इसमें प्रयास किया है ना। चलते हैं अब यहाँ से उपरोक्त गद्यांश को पढ़ करके या हिंदी भाषाई बोध को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर शुरू होता है यहाँ से कि कॉर्निश शब्द क्या है। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके पास आए कि कॉर्निश शब्द क्या है, क्या कॉर्निश शब्द विदेशी है, या कॉर्निश शब्द जो है वो आपके पास तत्सम है, या फिर आपके पास तद्भव है, या फिर आपके पास यहाँ पर देशज है। अभी इस प्रश्न का उत्तर आया ना आए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब ये वाक्य होते हैं तो इन वाक्यों के अंतर्गत, ये हमारे पास जो वाक्य होते हैं और इन वाक्यों के अंतर्गत जो ये शब्द हैं, इट मीन्स आपके पास यहाँ पर ये जो तत्सम तद्भव देशी विदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, क्या माइंड में हल्की सी थीम होनी चाहिए भाषा को समझने के लिए। आंसर है कि हिंदी भाषाई बोध को समझने के लिए होना चाहिए, क्योंकि न जाने कॉर्निश कहाँ से उठा लिया है। उस कॉर्निश का अगर हम यहाँ पर भाषाई बोध के संदर्भ में बात करें तो अलग अलग इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हमको ये पता है कि ये जो है यहाँ पर तत्सम का नहीं हो सकता, देशज नहीं हो सकता, तद्भव नहीं हो सकता, कॉर्निश जो है वो सीधा सीधा विदेशी शब्द आता हुआ दिखाई देता है। इट मीन्स अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो अपनी बात को यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर इस प्रश्न का जो नेचर था हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत वो है, बोध का मतलब होता है समझ। क्या तुम इस शब्द को यहाँ पर समझे?
अगर नहीं समझे तो फिर इसका उत्तर भी यहाँ पर देने में जो है वो सफल हम यहाँ पर नहीं हो सकते। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, घोंसला किसका निवास स्थल होता है? ए, क्या वो पक्षी का था, बी सर्प का था, सी जानवर का था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब अगर हम वहां पर देखते हैं तो बेसिकली चीड़ा और चिड़िया। अब यहां पर आपके उसमें वहां पर पक्षी नहीं लिखा हुआ है। ये जो है आपके इसमें इस प्रश्न का नेचर जो आपको बोध कराता है वो है आपके पास बोध। बोध को अंग्रेजी में कहा जाता है, वो शब्द है आपके पास यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, है ना। और अंडरस्टैंडिंग का दूसरा एक हिंदी मीनिंग हम जो लेने का प्रयास करते हैं वो पॉइंट अपने पास इसमें यहाँ पर क्या है, तो आंसर इसमें समझ। ठीक है, तो घोंसला किसका निवास स्थल होता है? तो यहाँ पर सर्प नहीं है, जानवर नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर आपके पास इसमें क्या है? पक्षी का, क्योंकि वो चीड़ा और चिड़िया का होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं यहां से। ये समझ वाला इसमें जो प्रश्न था जो आपको सीधा सीधा उसमें वहां पर उत्तर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का है, दोनों के दिल में क्या सवाल उठते थे? अब दोनों इट मीन्स यहां पर कौन? तो बेसिकली केशव और श्यामा। ए, स्कूल कैसे जाएंगे, बी, अंडे कितने बड़े होंगे, सी, सुबह कैसे उठेंगे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब अगर आप देखते हो यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी इसमें चर्चा नहीं करते हैं इसकी कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, ये बिल्कुल भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि सुबह कैसे उठेंगे। और ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ऐसा बड़ा खतरनाक वाला ऑप्शन होता है इसमें। यहाँ पर जब से पॉइंट आए कि इनमें से यहाँ पर कोई नहीं, बड़ा खतरनाक वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पर यहाँ पर चूंकि इस पूरे पैसेज को अगर ध्यानपूर्वक हिंदी भाषाई बोध को पढ़ा है तो इसका उत्तर आप लोगों को आता है कि अंडे कितने बड़े होंगे, पंख कैसे निकलेंगे, उड़ेंगे कैसे, इस प्रकार के वहां पर आपस में सवाल जवाब उन दोनों भाई बहनों के मध्य, केशव और श्यामा के मध्य होते हुए दिखाई दिए। तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया, यस। तो ये जो आपके पास यहाँ पर पाठ पर आधारित जो सीधा जो तथ्य निकालना है, फैक्ट निकालना है, और उस फैक्ट को निकाल करके कि हाँ ऐसा पाठ में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के दिल में, इट मीन्स यहाँ पर कभी ऐसा प्रश्न हम न समझ लें इसको कि यहाँ पर दो जोड़ों की बात है, एक चीड़ा चिड़िया की बात है, और दूसरा पॉइंट आपके पास इसमें जब आता है तो यहाँ पर केशव और श्यामा की बात है। ठीक है, तो ये जो है दोनों के दिल में, इट मीन्स यहाँ पर केशव और श्यामा से रिलेटेड ये कंटेंट है, इसलिए इसका उत्तर जाएगा कि अंडे कितने बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर, निम्न में से कौन दूध का पर्यायवाची नहीं है? अब देखा आपने वहां पर ही देखा कि उनको दूध पीने की और जलेबी खाने तक की उनको फुर्सत नहीं है। इट मीन्स वहां पर वो इतने बिजी हो जाते हैं उस चीड़ा चिड़िया की एक्टिविटी को देखने में कि उनको दूध पीने तक की। अब यहाँ पर दूध का पर्यायवाची नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ये हिंदी भाषाई बोध है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाषा के अंदर अगर कोई शब्द आ गया, मान लो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर यही तो मत करेंगे, अच्छा इसमें यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है दुग्ध या इसमें अगर दूध लिखा हुआ है तो अच्छा ये इसका पर्यायवाची है, अच्छा इस शब्द का मतलब ये होगा। तो भाषा के बोध को समझने के लिए पर्यायवाची की आवश्यकता है आपको, तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाता है। हाँ, ऐसी चीजों को नेगलेक्ट मत करिएगा, है ना। ऑप्शन देखते हैं इसमें कि क्या ये पय का है, दूसरा क्षीर का है, तीसरा दुग्ध का, और चौथा अपने पास यहाँ पर आता हुआ दिखाता है नीर का। अभी तो प्रश्न क्या आया, नहीं है। ठीक है, तब यहां पर आपके पास अगर आप देखोगे तो ये तो आपको पहली फुर्सत में लग गया कि ये है। कहीं ना कहीं यहां पर नीर क्षीर वाला जो है वो दूध पानी, पानी दूध के संदर्भ में इसको भी पकड़ लेते हो, लेकिन इसको जो है वो आपके लिए पकड़ना यहां पर इतना आसान नहीं था, पर ये आप पकड़ लेते, इसको आप पकड़ लेते कि जो नीर है वो पानी है, पानी है जो जल है, जो अम्बु है, जो वारी है। तो जब अगर आप यहाँ पर ऐसी स्थिति में देखते हैं तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या ले जाते, तब आपके पास यहाँ पर जाता हुआ दिखाता वो है नीर। प्रश्न का नेचर, प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर आने वाली जो बातें हैं, तो उनमें जब अगर आप यहाँ पर इसको इस नेचर से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। वास्तव में देखिए, गौर करना है हिंदी भाषाई बोध, अगेन बार बार आप लोगों को यहाँ पर चेता रहे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है
ये अपॉर्चुनिटी पहली बार, क्योंकि जब एक बार इसका पेपर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई कहानी नहीं रह जाएगी। तब यहाँ पर उससे पहले यदि हम सुलझे हुए चले जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम उलझेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं अपना काम यही होता हुआ दिखाई देगा कि आप लोगों को उसमें उलझन से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न अपने पास है कि बाबूजी में जी किसका सूचक है। अब देखो यहाँ पर, क्या आप जानते हैं ना, यहाँ पर बाबू भी लिखा होता, लेकिन बाबूजी में जी किसका सूचक है। वे कह रहे हैं कि क्या ये आदर सूचक शब्द हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर ये आज्ञा सूचक हैं, क्या हमारे पास ये जाति सूचक शब्द हैं, या फिर ये भाव सूचक शब्द हैं। तो जब अगर आप ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो किसी के नाम के आगे भी अगर आपने यहाँ पर हितेश जी, महेश जी, गणेश जी अगर लगा दिया तो इट मीन्स सामने वाला समझता है कि यार चलिए अच्छी बात है, कम से कम ये मेरे से यहाँ पर आदर पूर्वक बात कर रहा है। तो ये जो है इसमें आज्ञा का हिस्सा नहीं है, जाति का हिस्सा नहीं है, भाव का हिस्सा नहीं है। ये जिसका टाइटल आपके पास है वो क्या है इसमें, तो बाबूजी में जी किसका सूचक है, तो ये एक आदर सूचक शब्द के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसमें अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके पास आया कि बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी। अब ये क्या है, ये जनरली आपके उसमें वहाँ पर हिंदी भाषाई बोध में आप पठित के अंदर सीधा सीधा शब्द लिखा हुआ है जिसको आपको लाना है, एक तथ्य है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता है यहाँ पर कि बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी। तो आंसर आएगा कि पंचायत करने से। क्या बाबूजी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर पंचायत में बिजी रहते हैं, ए। बी, घर के खर्चे से कि बापूजी जो है, बाबूजी वो घर के खर्चों में यहाँ पर बिजी रहते थे। सी, पढ़ने लिखने से, या फिर आपके पास यहाँ पर डी, पूजा पाठ करने से। तो यदि आप देखोगे तो तथ्य को उठा करके लाना है और इस प्रश्न के पास ले जा करके आपको रख देना है। यहाँ पर आपको भाषा पढ़ते आती है। कभी कभी देखिए ये चीज़ें लगने को सरल लगती लेकिन इतनी सरल है नहीं। जनरली यही जब अगर आपके पास हिंदी भाषाई बोध के रूप में हिंदी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जब अगर हम बात करते हैं, अगर इसको नाम दे दिया जाए यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और जब अगर वो पूछ लेना इस प्रकार के सेंटेंस, तो आपको अगर इंग्लिश भाषा नहीं आती है, अगर आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दों को छांटना क्या होता है। तो आप ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाइए कि आपके साथ वहाँ पर जो बैठने वाला होगा वो हिंदी का भी है, वो अंग्रेजी का भी है। अब यहाँ मान लो कि अगर आप रीडिंग ले रहे हैं और अगला इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया, उसमें इस प्रकार के शब्द आए, तो वहाँ आपकी 12 बजेगी। आंसर यस। ये इस प्रश्न का, क्योंकि उसको सेंटेंस को पढ़ा, क्या भाषा आपको समझ में आई? बिल्कुल नहीं, जीरो। वहां पर तब ऐसी स्थिति में उसमें से फैक्ट निकालना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आया इसमें कि पता नहीं क्या है, 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तब जाकर के वहां पर कहानी बनी तो बनी, है ना। बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी, तो इसमें यहाँ पर पंचायत का ऑप्शन नहीं है, घर के खर्चे का ऑप्शन उसमें वहां पर नहीं था, नहीं पूजा पाठ का ऑप्शन था उसमें। बाबूजी का काम था पढ़ना और बाबूजी का काम था इसमें यहाँ पर लिखना। बिल्कुल, रितेश जो है इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो पढ़ना लिखना वाला जाता हुआ दिखाई देगा। पर मैंने फिर आगे यहाँ पर यही बात कही कि अगर यही स्थिति हमारे पास, यही स्थिति अगर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाए तो सोचिए कि वहाँ पर आपके लिए इसमें यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा विचार करके इसमें देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेबी किस भाषा का शब्द है? 2 इस प्रकार के पॉइंट आपके पास आ गए। जलेबी किस, क्योंकि एक पहला जो पॉइंट आया था आपके पास कॉर्निश वाला, दूसरा आपके पास यहाँ पर आया है ये जलेबी वाला। तो इसमें जब इसमें उसने पूछा कि किस भाषा का शब्द है, ए क्या ये संस्कृत भाषा का शब्द है, बी क्या ये आपके पास यहाँ पर अवधी भाषा का शब्द है, सी क्या ये आपके पास अरबी भाषा का शब्द है, या क्या आपके पास जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है कि ये वाली स्थिति जो है वो आपके पास तत्सम वाली हो गई। ये है क्या, तो आंसर है नहीं। ये आपके पास दोनों यहाँ पर विदेशी हो गए। ये आपके पास यहाँ पर अवधी है ना, जिस प्रकार से हमारी ब्रज भाषा हुई उस प्रकार से, तो ये इसका हिस्सा है नहीं। अब यहाँ देखें कि सामान्यतः हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत एक विशेष बात इसका भी ध्यान रखें कि अंग्रेजी के शब्द आपको सीधे सीधे मालूम पड़ेंगे। आइसक्रीम एक अंग्रेजी शब्द है ना,
उसी प्रकार से मिल्क एक अंग्रेजी शब्द है, स्कूल एक अंग्रेजी शब्द है, डॉक्टर एक अंग्रेजी शब्द है आपके पास। तो ये जो इसमें यहाँ पर स्थिति आती हुई दिखाई दी, क्या ये जो है वो जलेबी अंग्रेजी का है? आंसर है नहीं। तो फिर यहाँ पर किसका है? तो ये टाइटल इसमें जो जाता हुआ दिखाई देगा वो है इसमें यहाँ पर अरबी का शब्द है। ये किसका है? तो उत्तर जाएगा आपके पास अरबी भाषा का। अब जैसे अगर आपके पास ये शब्द पहले से पड़े हुए होते थोड़े से, और जब अगर आप इसमें यहाँ पर देखते, जैसे मान लो ये देखूं कि मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये कि जलेबी एक पड़ा हुआ है कि अरबी का शब्द है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में दिक्कत नहीं होती। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्दों को रीड आउट कर सकते, पढ़ सकते हैं? हम ये मानते हैं कि अपनी हमारी सीमाएं होती हैं, हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रश्न के नेचर के अंतर्गत आए तो कम से कम ये है कि इसमें ऑप्शनों को एलिमिनेट करने का तरीका कहीं ना कहीं अपने पास यहाँ पर होना चाहिए कि कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या गया? अरबी। अगला प्रश्न अपने पास, बच्चे किससे सवाल जवाब करते थे? ए बाबूजी से, बी अम्मा से, सी आपस ही में, और डी चिड़िया से। अब यहां पर बाबूजी का उल्लेख था, हाँ, लेकिन बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, इसलिए इसका उत्तर नहीं है। अम्मा का उल्लेख इसमें है, हाँ, लेकिन अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी। फिर यहाँ पर सवाल जवाब, चिड़िया जो है वो चिड़िया और चीड़ा, इससे तो यहाँ पर बात हो नहीं रही है। तो फिर आती बात इसमें यहाँ पर किसमें? तो आंसर आता है कि जो इसमें आपके पास यहाँ पर केशव हैं, जो आपके पास इसमें यहाँ पर केशव हैं, वो जो श्यामा हैं, ये दो भाई बहन हैं। तो ये दो भाई बहन आपस में इनको जितना समझ में आता था उतना जो है ये आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न तो अम्मा के पास यहाँ पर घर के कामकाज से फुर्सत थी और न ही यहाँ पर बाबूजी के पास घर के कामकाज से फुर्सत थी। तो इसलिए इसका पॉइंट अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर यह था आपस ही में। अब इस प्रश्न का नेचर यदि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है उसमें लिखा हुआ है आपस ही में, इट मीन्स वहां पर तथ्य है, उस तथ्य को उठा करके सीधे के सीधे थोड़े समय के लिए अगेन कल्पना करो कि यदि ये इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता तो वहां पर यदि उसमें लिखा हुआ होता इस प्रकार का शब्द, तो क्या वहां से उसको पकड़ने के लायक थे, योग्य थे? तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर नहीं, दिक्कत है उसमें वहां पर जाएगी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, अम्मा को किससे फुर्सत नहीं थी? सीधा का सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। ए शान शौकत करने से, बी बात करने से, सी काम धंधे से, और डी चुगली करने से। अब यहां पर देखो, बेसिकली शान शौकत वाला पॉइंट है नहीं, बात करने वाला पॉइंट है नहीं, चुगली करने से है नहीं, लेकिन काम धंधा भी वहां पर शब्द नहीं है। वहां पर यदि अगर आप प्रॉपर तरीके से उस पैसेज के पास अगर जाओगे तो आपको उसमें वहां पर क्या लिखा हुआ है तो उसके पैरेलल शब्दावली का चुनाव करना है इसमें। इट मीन्स यहां पर जो बात आती हुई दिखाई दी कि तथ्य के साथ में अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन इसमें मिलता है, और उसके जवाब पर फिर आप इसका यहां पर आंसर देते कि धंधे से जो है वो अम्मा को फुर्सत नहीं थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर आपके पास यहां पर सी है ना। इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा अपने पास? उसका सटीक उत्तर आपके पास काम धंधे से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न, अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं? ए केवल सांप, दिमाग लगाना है इस पॉइंट पे, है ना, केवल मछली, केवल चिड़िया, उपर्युक्त सभी अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं। अब यहां पर आपकी इसमें समझदारी को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि पैसेज के अंदर यहां पर जिस बात का उल्लेख है वो क्या है? तो हमारे पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और हम ये जानते हैं कि बेसिकली सांप जो है वो अंडे से इसका कनेक्शन है, मछली जो है उसका कहीं ना कहीं अंडे से कनेक्शन है। लेकिन ये जो दिया गया जो अवतरण है, दिया गया हिंदी भाषाई बोध है, तुम्हारे पास दुनियादारी का कितना ज्ञान है उससे इसको मतलब नहीं है।
वो ये कह रहा है कि मैंने इसमें यहाँ पर किसकी बात की है? क्या मैंने सांप की बात की? क्या मैंने इसमें यहाँ पर मछली की बात की? यदि मैंने सांप और मछली की बात नहीं की तो तुम फिर यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला उत्तर कैसे लगा रहे हो? ठीक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, पर जैसे मान लो प्रश्न इसी प्रकार के आ जाए, अगर मान लो कोई हिंदी भाषाई बोध आ जाए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो क्या रामनाथ कोविंद है? आंसर है नहीं। लेकिन पैसेज में क्या दिया है? तो बोले रामनाथ कोविंद दिया हुआ है, तो फिर वही उत्तर लगाइए ना। आप यहाँ पर क्या द्रौपदी मुर्मू जी का नाम यहाँ पर इसमें टिक करेंगे? आंसर है नो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो दिया गया हमारे पास हिंदी भाषाई बोध है उसमें उसकी चर्चा नहीं है, इसलिए उसमें उसकी चर्चा न होने की वजह से आप उस पॉइंट को वहां पर उसमें नहीं ले सकते। तो इसका उत्तर आपके पास ये जाएगा कि जिस अवतरण के बिहाव पर अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो इसका आंसर आपके पास चिड़िया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिया था? केशव के घर कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिया था? ए, क्या चिड़िया वहां पर बैठ करके गीत गाने काम करती थी, गीत दिए थे? बी, क्या जो है वो चिड़िया जो है वो चिट्ठी लाती है तो चिट्ठी दी थी क्या? फिर सी अपने पास कि चिड़िया ने क्या अंडे दिए थे? और डी पॉइंट अपने पास आता है कि क्या चिड़िया ने उपहार दिया था? तो आंसर उसमें सीधा सीधा वहां पर लिखा हुआ है कि गीत नहीं दिया था, चिट्ठी नहीं दी थी, उपहार नहीं दिया था, चिड़िया ने क्या दिया था? तो आंसर अपने पास इसमें आए कि अंडे दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न इसमें, केशव की बहन का क्या नाम था? सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, मतलब जो पैसेज का एक प्रकार होता है फैक्चुअलनेस, वो सीधा सीधा वहां से उठ करके आया, आपने वहां पर पढ़ करके आया और आप इसमें उत्तर लगा देना है आपको कि क्या उसकी बहन का नाम सरला था? ए, क्या उसकी बहन का नाम प्रभा था? बी, क्या उसकी बहन का नाम श्यामा था? या क्या उसकी बहन का नाम रमा था? तो वहां पर बिल्कुल सही जवाब आपने इसमें यहाँ पर ये देखा है कि ना उसका सरला था, ना प्रभा था, ना रमा था। उसका आंसर आपके पास केशव की बहन जो दिया गया हिंदी भाषाई बोध है उसमें वहां पर श्यामा शब्द का यूज होता हुआ दिखाई देता है ना। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव और श्यामा सुबह उठते ही कहाँ जाते थे? ए, छत पर, बी, दुकान पर, सी, कॉर्निस के सामने, और डी, इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न की अगर अपन इसका भी नेचर अगर आप देखोगे तो सीधा आपको उसमें फैक्ट फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब अगर फैक्ट फॉर्म में है तो उसमें वहां पर लिखा है केशव और श्यामा सुबह उठते ही कहाँ जाते थे? तो कॉर्निस के सामने, क्योंकि जो कुछ खेल था वो वहीं पर था, तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न, केशव किसका पर्यायवाची है? अब देखो, मतलब इस हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत दो बातें आ गई। एक, इन्होंने यहाँ से उसमें से दूध शब्द उठा लिया और आपसे वहां पर उसका पर्यायवाची पूछ लिया, उसी प्रकार से एक उसमें से वहां पर केशव उठा लिया और इसका पर्यायवाची उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि भाषा को समझने के लिए इसकी भी आवश्यकता होती हुई दिखाई देती है। ए, क्या केशव शंकर का पर्यायवाची है? बी, क्या केशव जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है? सी, क्या केशव जो है वो आपके पास यहाँ पर कृष्ण का पर्यायवाची है? और डी, क्या केशव जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है? तो यदि अगर आपने पहले यहाँ पर भाषा को अगर पढ़ रखा है और भाषा को यदि आप जानते हैं तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि शंकर का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? तो उत्तर है आपके पास यहाँ पर कृष्ण का पर्यायवाची है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका है सी। अगेन, मैं किसी प्रकार की यहाँ पर आपके अंदर डायलेमा नहीं रहने देना चाहता, लेकिन आप इस प्रकार की चीज़ों के साथ उसमें वहाँ पर तैयार रहें। दूसरा कि जब अगर इस प्रकार की चीज़ें यहाँ हैं तो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत भी आपके माइंड में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, और आप एक बार जो है वो हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखें और दूसरी बार अंग्रेजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखें, और वहाँ यदि आपके सामने इस प्रकार का कोई पॉइंट आ गया कि चलिए इस शब्द का सिनोनिम उठाइए क्या है, तो मान करके चलिए कि उसमें हाथ पैर फूलेंगे, आंसर है हाँ।
क्या वहाँ उसमें प्रश्न कटना चाहिए, तो उत्तर आया था कि प्रश्न वहाँ पर कटना नहीं चाहिए। अब उससे वहाँ पर आप कैसे पार निकालोगे वो जो है आपको उसमें कहीं ना कहीं देखना है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इसमें एक जो पॉपुलर वाले कम से कम लगभग 15 के आसपास जो प्रश्न इसमें यहाँ पर जो बन सकते थे या क्या हो सकते थे, उनको जो मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब इतना उम्मीद करते हैं कि ये जो हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत उसमें वहाँ पर जब भी अगर आप प्रैक्टिस जोन करते हैं, जब भी अगर उसमें आप प्रैक्टिस लगाते हैं, तो प्रैक्टिस लगाने के दौरान इतना तो इसमें यहाँ पर उम्मीद हो जाएगी कि अब आपका इसमें यहाँ से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी समझ के दायरे में है ना, आपके इसमें यहाँ पर समझ के दायरे में है और कहीं ना कहीं इसका आंसर आप देने के योग्य हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से अगर अपन एक बात और अगर ले जाएं अगले प्रश्न की तरफ, तो जैसे ये प्रश्न आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया, सवाल जवाब में कौन सा समास है। ओहो, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और फिर आगे मैंने बताया कि हिंदी भाषाई बोध एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम का आया हुआ ये बोध है जो मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखा रहा हूँ। तो इसका उत्तर है आपके पास कि सवाल जवाब में कौन सा समास है। अब इसमें अपने पास आया कि क्या ये ए बहुब्री समास का है, क्या आपके पास यहाँ पर बी ये जो है वो आपके पास तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हैं, या फिर ये आपके पास अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल हैं, या डी जो है वो द्वंद्व समास का है। बताओगे क्या? तो इसमें से यहाँ जो मेरे साथी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सवाल जवाब में कौन सा समास है, ये भी एक भाषाई बोध के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है। अब कोई सा प्रश्न इसमें यहाँ पर शब्द ऐसा भी हो सकता है जहाँ संधि आपको इसीलिए तो पढ़ाइए, उपसर्ग आपको इसीलिए पढ़ाया, प्रत्यय आपको इसीलिए पढ़ाया ताकि हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत आपको ये समस्या न जाए। क्या यहाँ पर ये बहुब्री है? आंसर है नहीं। क्या ये तत्पुरुष है? आंसर है नहीं। क्या ये आपके पास अविभाव है? आंसर है यहाँ पर नहीं। तो फिर इसमें यहाँ पर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास कि ये द्वंद्व समास है ना। ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें ये तरीका था इसको आइडेंटिफाई करने का कि जो इसके मध्य जो योजक चिन्ह लगा है उस योजक चिन्ह से हम यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे और इसको यहाँ पर समझ सकते थे, और इस योजक चिन्ह के सहारे जो है वो अपन इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ सकते थे। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई दिया वो क्या जाएगा इसका? तो इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर डी, सवाल जवाब में द्वंद्व समास हैं। ठीक है, तो बेसिक जो व्याकरण की जो चीज़ें होती हैं उनको आप नेग्लिफाइड करके हिंदी भाषाई बोध को यदि समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि विराम चिन्ह भी आपको गोटी खिला सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप इन सारी चीज़ों को जो है वो एग्जामिनेशन हॉल तक आप इनको ले जाएं। कौन सा वहाँ पर, क्योंकि केवल शब्द लिख दिए है ना सारी जगह, तो इसलिए अपने पास यहाँ पर इनकी एक जो बेसिक सी पकड़ होनी चाहिए उसकी आवश्यकता आपको महसूस होती है और आप उस पकड़ को उसमें देखें और वहाँ पर समझें। तो इसी के साथ जो है ये आपके पास आज वाला जो पॉइंट है मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।